ड्यू टू सम टेक्निकल एरर द लाइव हैज एंडेड, सो हम इसको फिर से एक बार शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ एम आई ऑडिबल क्लियरली? प्लीज डू रेस्पॉन्ड, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। सो टुडे इज द डे 2 ऑफ दिस क्रैश कोर्स सीरीज एंड असम सेगमेंट में हम लोगों ने ऑलरेडी कल के क्लास में असम ज्योग्राफी का डे 1 कर चुके हैं, ठीक है, जहां पर हम असम ज्योग्राफी के कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम लोगों ने कल कवर किया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कल का क्लास नहीं किया है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, उसको एक बार क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो असम को लोकेट किया था कि असम कहां लोकेटेड है। हम लोगों ने कहा कि असम कहां लोकेटेड है, तो 24 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर 28 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक असम लोकेटेड है। ये दो लेटीट्यूड और दो लॉन्गिट्यूड अगर कहें तो 89 से लेकर 96 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में असम लोकेटेड है। हम लोगों ने सबसे पहले तो इसका लोकेशन देखा था, लोकेशन के बारे में। फिर हम लोगों ने इसके बाउंड्रीज पर चर्चा किया था और हमने ऐसे कहा था कि असम जो है दो इंटरनेशनल कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा होता है, एक तो भूटान और दूसरा बांग्लादेश। तो भूटान के भूटान के साथ कौन से असम के जो डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा था कि बीटीएडी के जितने भी 5 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि कोकराझार, सिरांग, बाक्सा, तामुलपुर और उदालगुरी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं। और अगर बांग्लादेश के बारे में देखें तो धुबरी और साउथ सालमारा यहां पर और ये जगह पर कासार और करीमगंज जो है अपना बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं। ये दो इंटरनेशनल कंट्री के साथ असम अपना बॉर्डर शेयर कर रहा होता है। सिमिलरली अगर हम इंडियन स्टेट के बारे में देखें तो इंडियन स्टेट कौन सा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ये अलग अलग इंडियन स्टेट के साथ असम जो है अपना बॉर्डर शेयर कर रहा होता है, ठीक है। तो लोकेशन और बाउंड्रीज को देखने के बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे कल फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ असम के ऊपर। तो हमने कहा था कि फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, तो ऐसे कहा था कि देखिए हमें अगर कोई एक लैंडमार्क के बारे में पढ़ना है, एक जगह के बारे में पढ़ना है, तो एक ही बार हम सब हर जगह के बारे में एनालाइज नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर पाया जाने वाला रॉक, क्लाइमेट, सॉइल, सिमिलैरिटी देखेंगे। जहां पर सिमिलैरिटीज मिलेगा हम उसको अलग डिवीजन में भाग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर हम असम को देखें तो असम को हम 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड कर सकते थे। तो हम लोगों ने कल डिवाइड किया था असम को 3 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज द ब्रह्मपुत्र वैली, द बाराक वैली एंड द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। यहां पर हम लोगों ने 3 डिवीजन किया था, ठीक है। अब ये तीनों डिवीजन में भी हम कल चर्चा कर रहे थे अबाउट द ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली जो कि कहां से कहां तक स्ट्रेच्ड है, तो धुबरी से लेकर सदिया तक लगभग ये जो वैली है लगभग 80 किलोमीटर ऑन एन एवरेज विड्थ है इसका, जिसके बीच से एक इंपॉर्टेंट रिवर बहता है, दैट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है असम गवर्नमेंट का, जहां से हर बार बहुत सारा सवाल पूछता रहता है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड हम लोगों ने कल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लिया था। किस तरीके का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन? हमने बात किया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है कहां ओरिजिनेट होता है। इट ओरिजिनेट्स इन द ट्रांस हिमालयस, जो कैलाश रेंज है जो कि तिब्बत में लोकेटेड है, ठीक है। मानसरोवर कैलाश रेंज तिब्बत में छेमायुंगदुंग ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होता है। ये रिवर ओरिजिनेट होने के बाद ये क्या करता है, ये ईस्टवर्ड फ्लो करना शुरू करता है ये रिवर, ठीक है, ईस्टवर्ड फ्लो करना शुरू करता है और नामचा बरुआ में पहुंचकर एक ये यू टर्न ले लेता है ये रिवर। नामचा बरुआ में पहुंचने के बाद एक यू टर्न ले लेता है ये रिवर, फिर यहां से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, यहां से ओरिजिनेट हुआ था और ये हिमालय के पीछे से होते हुए यहां नामचा बरुआ में पहुंचने के बाद यू टर्न ले लेता है।
जब ये तिब्बत में चल रहा था तो तिब्बत में इसका नाम क्या था, हम लोगों ने कल चर्चा किया था, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। फिर इट विल एंटर इनटू अरुणाचल प्रदेश विद द नेम सियांग और दिबांग, सियांग और दिबांग। देन इट विल एंटर इनटू आसाम, आसाम में एंटर करने के बाद और एक रिवर इसके साथ मर्ज होता है, दैट इज द लोहित रिवर। फिर ये आसाम में ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फ्लो करता है इन बिटवीन द आसाम। और यही जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर के दोनों साइड जो वैली एरिया बना हुआ है उसी को हम कहते हैं क्या, ब्रह्मपुत्र वैली। ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आसाम से निकलने के बाद इट विल एंटर इनटू बांग्लादेश विद द नेम, सबसे पहले जमुना, जमुना। फिर जब यहां पर पद्मा रिवर आके इसके साथ मिल जाता है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद फिर मेघना रिवर जो है ये इसके साथ मिक्स हो जाता है तो ये मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में जाके समा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि ओरिजिनेट हुआ था मानसरोवर कैलाश में, तिब्बत में मानसरोवर कैलाश रेंज में, ठीक है। और अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम हुआ करता है। यहाँ आसाम में इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र है। कितना मीटर ऊंचाई पर ये इसका एलिवेशन है, ये ओरिजिनेट होता है लगभग 5300 मीटर एलिवेशन पर, ठीक है। आसाम में ये कितना मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो लगभग 920 किलोमीटर डिस्टेंस ये आसाम के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है। अब कल हम लोग चर्चा कर रहे थे किसी भी एक रिवर के ऊपर कि हम लोगों ने देखा था कि जितने भी हिमालयन रिवर्स है वहां पर हम लोगों ने एक कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स देखा था कि जब रिवर ओरिजिनेट होता है, ठीक है, एक पहाड़ी पर एक रिवर ओरिजिनेट हुआ, एक पहाड़ी पर एक रिवर ओरिजिनेट हुआ ऐसे, ठीक। ओरिजिनेट होने के बाद ये क्या करेगा, ये अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। तो हम लोगों ने कहा था कि रिवर सबसे पहले क्या होता है, बहुत यंग रहता है। जब ये रिवर बहुत यंग रहता है तो ये अपने साथ बहुत सारे बड़े पत्थर हो, छोटे पत्थर हो, सबको साथ में लेके आगे बढ़ता है, ठीक है। जब ये एक स्टीप स्लोप पर रहता है रिवर, तो जो भी मिलेगा वो सब कुछ लेके आ जाएगा अपने साथ। फिर धीरे धीरे जैसे ही ये फुट हिल पर पहुंचता है, ठीक है ना, पहाड़ी से नीचे उतर गया, फुट हिल पर पहुंच गया, तो जो बड़े बड़े पत्थर थे वो इसको क्या करता है, इसको यहीं पर सामने ही छोड़ने लग देता है, फुट हिल पर ही छोड़ देता है बड़े बड़े पत्थर को। बस अपने साथ जो छोटे छोटे पत्थर है उसको लेके आगे बढ़ने लगता है। यानी कि धीरे धीरे ये रिवर जो है ये मैच्योर होने लगा, ठीक है, सब कुछ लेके आगे नहीं जाता है। थोड़ी देर आगे और जाने के बाद ये रिवर क्या करेगा, ये छोटे छोटे पत्थर को भी यहां पर ड्रॉप करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। और बस अपने साथ क्या लेके जाएगा, जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हम कह सकते हैं, सिल्ट, बस सिल्ट को लेते हुए ये रिवर आगे निकलता है और पूरा का पूरा ये जो वैली है यहाँ पर दोनों साइड में सिल्ट छोड़ देता है, ठीक है। अब रिवर एक स्टेज पर पहुंचता है कि वो अपने साथ कुछ लेके नहीं जाएगा, रिवर को बस रास्ता चाहिए, जहां चाहिए उधर निकल जाए। हम कह सकते हैं रिवर का ये काफी ओल्ड एज है, ठीक है। तो लगभग बांग्लादेश में ये रिवर काफी हम कह सकते हैं ओल्ड, इसका कोई शौक नहीं होता है कि वो अपने साथ बड़े पत्थर लेके जाए, छोटे पत्थर लेके जाए या सिल्ट लेके जाए, बस रिवर जहां था रास्ता मिले वो उधर उधर निकल जाता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का भी यही हाल है। जब ये तिब्बत या अरुणाचल प्रदेश में रहता है तो इसका जो स्लोप है ये काफी स्टीप है, ठीक है। काफी स्टीप होने के कारण ये क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स, हम कहें बड़े बड़े पत्थर को लेके आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये आसाम में एंटर करेगा तो इसको फुट हिल मिल जाएगा, फुट हिल पर क्या करता है, बड़े बड़े पत्थर को वहीं पर ऐसे छोड़ने लग जाता है। थोड़ी देर और आगे जाने के बाद छोटे पत्थर को भी छोड़ देता है और पूरा का पूरा जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ब्रह्मपुत्र वैली जिसको हम कहते हैं, यहां पर ये क्या कर देता है, सिल्ट डिपॉजिट कर देता है। अब यही जो सिल्ट है, ये सिल्ट डिपॉजिट होने के बाद कई सालों तक, ये सिल्ट डिपॉजिट होने के बाद यहाँ पर एक तरीके का सॉइल बनता है। यू ऑल नो अबाउट दिस सॉइल, दैट इज द एलुवियल सॉइल, हमें जो कि पूरे के पूरे ब्रह्मपुत्र वैली में या फिर वी कैन ऑल्सो से इन द बाराक वैली हमें यही सॉइल मिलता है, ठीक है। अब हम लोगों ने कहां तक चर्चा किया था कल, एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने चर्चा किया था कहां तक कल, हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रह्मपुत्र वैली के ऊपर और हम लोगों ने यहां तक देखा था, ठीक है, कि आसाम में इसका जो ग्रेडियंट है, सदिया में
it is almost 130 meter above the sea level, and when we see it in Dhubri, it is almost 27.8 मीटर above from the sea level। यानी कि ये क्या है, ईस्ट की तरफ काफी ऊंचा है और वेस्ट की तरफ ऐसा है। तो रिवर जो है वो ऐसे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फ्लो करता है। तो ड्रेनेज के बारे में हमने कल चर्चा किया था। अब आज देखते हैं कि इसके जो ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर के, ये ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरीज के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, बन सकता है सवाल। तो एक बार मैंने यहां सारा नाम लिख दिया है, आप लोग नाम को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरीज का नाम और कुछ फीचर्स भी, जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर के जो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज है, हमें यहां पर किस तरीके का फीचर दिखाई देता है। दे हैव वेरी स्टीप स्लोप्स and shallow braided channels for a considerable distance from foothills and in some cases right up to the outfall। यहां पर हमें स्टीप स्लोप दिखाई देता है, ठीक है। and they have boulder, pebbles and coarse sandy bed carry a heavy silt charge। यहां पर हमें बोल्डर्स दिखाई देता है, पेबल्स या फिर सिल्ट, तीनों चीजें हमें यहां दिखाई देता है। बहुत सारा सिल्ट चार्ज करता है नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी। अच्छा, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी किसको कहेंगे? देखिए, रिवर किधर से किधर, आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना, रीजनिंग पढ़ा होगा। रिवर किधर से किधर बह रहा है? ईस्ट से लेके वेस्ट तक बह रहा है। तो इसका राइट बैंक हम कह सकते हैं नॉर्थ बैंक या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो रिवर इधर से आके ब्रह्मपुत्र रिवर में, क्या है ये राइट साइड है, नॉर्थ से आके जो ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज। सबसे लार्जेस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है? आप सभी को पता होगा, कौन सा? सुबनसिरी इज द लार्जेस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। दे जनरली हैव अ फ्लैशी फ्लड। यहां पर हमें नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर का भी फीचर है कि मॉनसून के दौरान ये क्या करता है, फ्लड, फ्लैशी फ्लड्स, यहां पर फ्लड्स आता है। तो लगभग ज्यादातर नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी में भी हमें ये सारा फीचर दिखाई देता है। एक बार नाम पढ़ लेते हैं सारा का सारा नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी का, मैं पढ़ लेता हूं, जैसे कि गाय, जियाधाल, सुबनसिरी, रंगानोदी, डिक्रोंग, बुरोई, बोरगांग, जिया भरोली, गाभोरू, पांचनोई, जिया धोनसिरी, बोरनोदी, पुथिमारी, भरोलिया, पगलादिया, कलदिया, पहुमारा, बेकी मानस आई, चंपामती, सरलभंगा, गदाधर, पगलादिया या फिर संकोस। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज, और वी कैन से द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। इफ वी सी द साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज, और वी कैन ऑल्सो से द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो लेफ्ट साइड से आके ब्रह्मपुत्र रिवर में मिक्स हो रहे हैं, इधर से जाके ब्रह्मपुत्र रिवर में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो दे हैव अ कंपैरेटिवली फ्लैटर, ग्रेडेड एंड डीप मियंडरिंग चैनल्स। ज्यादातर हमें साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या दिखाई देगा कि ये जो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा मियंडर करते हैं। मियंडर यानी कि अपना रास्ता जो है वो ऐसे बदलते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर खुद को आप कहो, ये मियंडर क्यों करते हैं? इफ यू कंपेयर दिस रिवर्स विद द पेनिनसुलर रिवर, तो पेनिनसुलर रिवर जो है वो अपना रास्ता इतना जल्दी नहीं बदलते हैं। कारण यू कैन फाइंड, आपको मिलेगा कि जितने भी पेनिनसुलर रिवर है ना, पेनिनसुलर यानी कि यहां पर आपको जो भी रिवर दिखाई देगा, ठीक है, यहां पर आपको जो भी रिवर, ज्यादातर रिवर क्या है, ईस्टर्न फ्लोइंग है। ये रिवर कहां से बह रहे हैं? एक बहुत बड़ा लार्ज रॉक, पत्थर के ऊपर से रिवर बह रहे हैं। तो जब रिवर बहता है ना, तो रिवर पत्थर को इजीली तोड़ नहीं पाता है, पत्थर के जो साइड है रिवर बेड को इजीली तोड़ नहीं पाता है, तो रिवर मियंडर नहीं कर पाता, अपना रास्ता नहीं बदल पाता है, ठीक है। लेकिन जितने भी हिमालयन रिवर्स आपको दिखाई देंगे, चाहे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करें, चाहे ब्रह्मपुत्र रिवर के सिस्टम के बारे में बात करें, ये रिवर क्या होते हैं, पत्थर के ऊपर से नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट जो सॉइल है, कौन सा, एलुवियल सॉइल के ऊपर से बह रहे हैं। एलुवियल सॉइल कैसे फॉर्म होता है? ड्यू टू द रिवर डेपोजिशन, सिल्ट डेपोजिशन बाय द रिवर जो सिल्ट को डेपोजिट करता है, वही सालों साल, कई साल वो सिल्ट डेपोजिट होने के बाद वहां पर एक तरीके का सॉइल बनता है जिसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल, व्हिच इज नॉट टू मच हार्ड एज कंपेयर टू द रॉक।
जितना रॉक, एक पत्थर जितना हार्ड कंपैक्ट होता है, वो एलुवियल सॉइल इतना कंपैक्ट नहीं होता है। वहां से अगर एक रिवर दौड़ने लगा तो इजीली वो इरोड कर सकता है अपने साइड को। ऐसे रिवर जा रहा है तो ये अपने साइड को इजीली इरोड कर देगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये रास्ता जो है ये क्या करता है, रिवर जो है अपना रास्ता फ्रिक्वेंटली बदलते रहता है। और रिवर जो है अपना रास्ता फ्रिक्वेंटली बदलने के कारण, ठीक है, जैसे यहां से जा रहा था, एक दिन ये क्या किया, इसने ये पूरा पुराना पार्ट को छोड़ दिया, तो यहां पर बन सकता है एक तरीके का लेक, जिसको हम कहते हैं ऑक्स बो लेक। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के जितने भी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वहां पर हमें ऑक्स बो लेक जैसे लेक्स हमें कई बार दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे कि डोंगरी, डिब्रू, बुरीदिहिंग, दिसांग, दिखो, झांझी, टियोक, भोगदोई, काकाडोंगा, धनसिरी, दियांग, कोलोंग, जमुना, कपिली। कपिली इज द इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। देन बोरापानी, किलिंग और उमियाम, डिगारू, कुलसी, बोको, सिंगरा, दुधनोई, कृष्णाई, जिनारी या जिंजी राम। These are the important south bank tributaries of river Brahmaputra. ठीक, river Brahmaputra. Am I clearly audible? Please do respond. You may have studied about the Brahmaputra river system earlier, but what we are doing here, we are just trying to revise all these things for the upcoming exam. ठीक है, we don't have to too much, हमें बहुत डेप्थ तक नहीं जाना है, as you all know that this is a crash course series. ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर आइलैंड, दैट इज द माजुली आइलैंड, है ना, लोकेटेड इन द ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र प्लेन। पहले तो इसका एरिया जो है लगभग 1250 स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन ड्यू टू द इरोजन बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र आज इसका साइज कितना है, लगभग 483 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो रिसेंट डाटा है 2026 के डाटा के हिसाब से इसका आज साइज लगभग कितना है, 483 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। Formed when the Brahmaputra shifted southwards merging to the lower Buridihing. ये कब फॉर्म हुआ था ये आइलैंड, जब ब्रह्मपुत्र ने अपना कोर्स चेंज किया था, साउथवर्ड मूव कर रहा था, तभी ये आइलैंड फॉर्म हुआ था, ठीक है। एंड इरोजन कब से शुरू हुआ है, लगभग 1950 में जो अर्थक्वेक आया था ना, तभी से लगभग इसने अपना आधा से ज्यादा एरिया ये खो चुका है। तो रेनफॉल जब होता है, कब रेनफॉल होता है असम में, नॉट जस्ट इन असम, इंडिया में, तो अलग अलग सीजन्स के बारे में चर्चा करें, हम सीजन पर चर्चा करेंगे, जिसमें से एक सीजन सभी को पता है, कौन सा, मॉनसून सीजन जो कहते हैं हम, ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन के दौरान ही भारत में, नॉट जस्ट इन असम, हमें यहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल दिखाई देता है। 85% ऑफ द रेनफॉल ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, लगभग मई से लेके सितंबर तक का जो समय है, जहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून जिसको कहते हैं। एंड मीन एनुअल रेनफॉल ओवर द एंटर कैचमेंट एरिया लगभग कितना होता है, 2500 मिलीमीटर ऑन एन एवरेज यहां पर रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल के कारण हर साल हमें ये ब्रह्मपुत्र रिवर या फिर इसके ट्रिब्यूटरीज में हमें असम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हम कह सकते हैं, क्या है प्रॉब्लम है क्या, फ्लड। क्यों, क्योंकि ज्यादातर रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, लगभग 2500 मिलीमीटर। दुनिया में इतना ज्यादा रेनफॉल और जगह पर आपको कम ही दिखाई देगा, मेघालय में है लेकिन बाकी जगहों पर रेनफॉल कम ही दिखाई देगा एज कंपेयर टू दिस इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। अप्रैल और मई महीने में थंडरस्टॉर्म दिखाई देता है और हेवी रेन दिखाई देता है ड्यूरिंग द मई के बाद। तो यहां पर हमें ज्यादातर समय ये जो मॉनसून सीजन है हमें फ्लड्स जैसे सिनेरियोस दिखाई देता है। फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, स्वॉर्म्स, ऑक्सबो लेक्स, मर्सेस ड्यू टू द फ्लैट टेरेन एंड हेवी सेडिमेंट लोड। ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करता है, क्योंकि एक स्टीप स्लोप से आ रहा है तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आता है और सारा का सारा सेडिमेंट जो है यही रिवर बेड पर ये छोड़ देता है। तो इसके कारण एक बहुत मेजर प्रॉब्लम भी हमें दिखाई देता है, क्या कि ये जो अपने साथ जो बहुत सारा सेडिमेंट लोड लेके आता है जो अपने रिवर बेड पे ये छोड़ देता है रिवर, तो हर साल ये रिवर क्या करता है, रिवर का जो बेड होता है ये ऊंचा होता हुआ जाता है। जैसे ही रिवर ने यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट किया, रिवर बेड ऊंचा होगा, रिवर बेड ऊंचा होगा तो क्या करेगा, हर साल ये फ्लडिंग करता है, ठीक है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी लाइक अर्थक्वेक हमें
या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के आमने सामने हमें क्या टेक्टोनिक एक्टिविटीज लाइक अर्थक्वेक भी बहुत ज्यादा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर सॉइल अगर हम कहें, ज्यादातर सॉइल ब्रह्मपुत्र रिवर के ब्रह्मपुत्र वैली में ही हमें क्या सॉइल मिलेगा, ज्यादातर तो बहुत ज्यादा लगभग मोर देन 80%, मोर देन 90% हमें क्या मिलेगा, एलुवियल सॉइल ही मिलेगा। एलुवियल सॉइल कैसे बनता है, तो रिवर जब डिपॉजिट करता है, जो भी रिवर डिपॉजिट करता है उसी से बनता है एलुवियल सॉइल। सिल्ट जो डिपॉजिट करता है वो कई साल डिपॉजिट होने के बाद वहां पर जो सॉइल फॉर्मेशन होगा उसी को हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। उसके बाद हमें रेड लोमी सॉइल भी यहां पर दिखाई देता है। अदर सॉइल अगर कहें तो सैंडी, लोमी, क्लेई, लेटराइट सॉइल, ये सब कुछ क्या है, एलुवियल सॉइल का ही पार्ट है, हम कह सकते हैं। ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के आमने सामने कल्चरेबल एरिया कितना है जहां पर खेती बाड़ी किया जा सकता है, तो देयर आर लगभग 1215 मिलियन हेक्टेयर कल्चरेबल एरिया which accounts for 6.2% ऑफ द टोटल ज्योग्राफी, ये टोटल कल्चरेबल एरिया ऑफ इंडिया। भारत का टोटल कल्चरेबल एरिया का 6.2% हमें ब्रह्मपुत्र वैली में ही मिलता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली में ही मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ब्रिजेस ओवर द ब्रह्मपुत्र, तो यहां से भी सवाल बन सकता है। एक बार ये फैक्चुअल डाटा है, फैक्ट को देख लीजिए कि क्या क्या ब्रिज है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। तो नाम देख लीजिए, जैसे कि सरायघाट ब्रिज, इसका लोकेशन कहां पर है, कामरूप। कब ओपन किया गया था, 6 जून 1963 को। इसका लेंथ कितना है, 1.29 किलोमीटर। किसने बनाया था, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, लगभग 10,006 करोड़ का खर्चा करके। ये तो 1963 में बनाया गया था। और उसी के सामने दूसरा भी ब्रिज बनाया गया, दैट इज द न्यू सरायघाट ब्रिज। ये जो सरायघाट ब्रिज है, दिस इज अ रेल कम रोड ब्रिज, ये एक रेल कम रोड ब्रिज है, लेकिन न्यू सरायघाट ब्रिज ओनली है रोड ब्रिज। लोकेशन कामरूप, इसी के सामने है ना। 2017 में इसको ओपनिंग किया गया है, 2.3 किलोमीटर लंबा है। किसने, गेम ऑन इंडिया लिमिटेड ने यह ब्रिज को बनाया था। दूसरा इंपॉर्टेंट ब्रिज ओवर द ब्रह्मपुत्र इज द कोलिया-भोमरा ब्रिज, विच इज अ रोड ब्रिज। कहां, तेजपुर और कोलियाबोर को कनेक्ट करता है ये। 1987, 14 अप्रैल 1987 में इसको ओपन किया गया था। लेंथ कितना है, 3.015 किलोमीटर। कंस्ट्रक्टेड बाय द हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, लगभग 80 करोड़ रुपीस का खर्चा करके ये ब्रिज को बनवाया गया था। नेक्स्ट इज द कोलिया-भोमरा रोड ब्रिज, न्यू कोलिया-भोमरा रोड ब्रिज। ठीक है, ये कोलिया-भोमरा के सामने ही रिसेंटली बनाया, रिसेंटली मतलब 2022 में बनाया गया है, तेजपुर और कोलियाबोर को कनेक्टिंग। ठीक है, लेंथ 3.04 किलोमीटर। कंपनी नेशनल हाईवेज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL ने बनाया, 588.85 करोड़ रुपीस का खर्चा करके। ठीक है, देन बोगीबिल रेल कम रोड ब्रिज। ठीक है, लोकेशन धेमाजी और डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करता है। ये 2018 में इसको ओपन किया गया था। लेंथ कितना है, 4.32 किलोमीटर। दिस इज द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है ये, 4.32 किलोमीटर का। एंड एशिया सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज। एशिया का दूसरे नंबर पे आता है, इंडिया का पहले नंबर पे आता है रेल कम रोड ब्रिज। एंड वी कैन ऑल्सो से द 5th लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, भारत का 5वां लंबा ब्रिज भी है ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्र, कंस्ट्रक्टेड बाय द हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, देन नरनारायण सेतु विच इज ऑल्सो है रेल कम रोड ब्रिज। 3 ऐसे हैं जो रेल कम रोड ब्रिज है। कौन से, एक तो सरायघाट ब्रिज, एक बोगीबिल और एक नरनारायण सेतु। लोकेशन जोगीघोपा, बोंगाईगांव। कब ओपन किया गया था, 1998 में, 2.38 किलोमीटर है। एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड BVJ। ठीक है, नेक्स्ट इज जो रिसेंटली 2026 में ओपन किया गया है गुवाहाटी में, कौन सा, कुमार भास्कर वर्मा सेतु। लोकेशन कामरूप, 14 फरवरी 2026 को ओपन किया गया था, 1.24 किलोमीटर लंबा। कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली लगभग 3,300 करोड़ रुपीस का खर्चा करने के बाद। एंड भारत का हम सबसे कह सकते हैं सबसे लंबा ब्रिज, रोड ब्रिज है, कौन सा, भूपेन हजारिका सेतु या फिर धौला सोदिया ब्रिज भी कहा जाता है। लोकेशन धौला सोदिया, लेकिन यह ब्रह्मपुत्र नहीं, लोहित रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, लोहित, ब्रह्मपुत्र रिवर
को एंटर करने से पहले ये लोहित रिवर जो हम कहते हैं उसके ऊपर है ये धौला सौदिया ब्रिज। कितना है लेंथ इसका? 9.15 किलोमीटर। 2017 में ही इसको ओपन किया गया था बाई द नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने इसको बनाया था। सो दीज आर द ब्रिजेस ओवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगर आपको मैं लोकेट करने के लिए दूं मैप बनाकर कि कौन सा ब्रिज कहां कहां पर है, तो आप लोग क्या कर पाओगे इसको लोकेट? सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले इधर धौला सौदिया ब्रिज, देन बोगीबिल ब्रिज, देन कोलियाबोर ब्रिज, देन यहां पर सबसे पहले तो कुमार भास्कर बर्मन, देन सराय घाट, देन न्यू सराय घाट, ये कोलियाबोर के सामने न्यू कोलियाबोर भी, और इधर आता है नरनारायण सेतु। ठीक है, यहां पर ये रेल कम रोड ब्रिज है, ये रेल कम रोड ब्रिज है, और ये रेल कम रोड ब्रिज है, बाकी के रोड ब्रिज है। ठीक है, मैपिंग करना जरूरी है ज्योग्राफी में, कौन सा ब्रिज कहां पर आता है मैपिंग करना जरूरी है। ठीक है, मैपिंग करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये रहा ब्रह्मपुत्र वैली या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अबाउट द बाराक वैली। तो बाराक वैली which occupies the southernmost part of Assam and is the smaller than the Brahmaputra Valley। ब्रह्मपुत्र वैली काफी लंबा चौड़ा बड़ा है, बाराक वैली इतना बड़ा नहीं है ना। सराउंडेड बाय द नॉर्थ कसर हिल और द बराइल हिल इन द नॉर्थ। ये बराइल हिल जो कहते हैं, बराइल रेंज जो कहते हैं, नॉर्थ में बराइल हिल्स है। मणिपुर हिल इन द ईस्ट, लुसाई या फिर मिजोरम हिल इन द साउथ, एंड मार्जेस वेस्टवर्ड विद द सिलहेट प्लेन ऑफ बांग्लादेश। इधर वेस्ट की तरफ क्या है? ऊपर है क्या? ऊपर है नॉर्थ कासार, ईस्ट में क्या है? मणिपुर हिल, साउथ में क्या है? मिजोरम हिल, और वेस्ट में क्या है? सिलहेट प्लेन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ये जो बाराक वैली है इसका फॉर्म्स द हेडवर्ड पिडमोंट पार्ट ऑफ द सुरमा कुशियर प्लेन। इधर यहां पर बांग्लादेश में यही बाराक रिवर जो है ये बाइफरकेट होता है, नीचे इसको कहा जाता है कुशियर, फिर बाइफरकेट होके ऊपर जो तरफ जो जाता है उसको हम कहते हैं सुरमा। एक हॉर्स शेप्ड प्लेन है ये बाराक प्लेन विद एन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अबाउट 85 किलोमीटर। कितना लंबा है, कितना बड़ा है अगर कहा जाए तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इसका एक्सटेंशन कितना है? 85 किलोमीटर का इसका एक्सटेंशन है। नियरली 80 किलोमीटर कह सकते हैं इसका विद, यानी कि नॉर्थ साउथ इसका विद अगर देखे तो लगभग 80 किलोमीटर इसका विद है। टोटल एरिया इज द 6962 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत बड़ा वैली नहीं है, बहुत बड़ा प्लेन नहीं है, एक छोटा मोटा प्लेन है। लो लाइंग फ्लैट प्लेन विथ एन ऑल्टीट्यूड डिक्रीजिंग फ्रॉम 75 मीटर नियर द जिरीबाम टू 55 मीटर नियर करीमगंज। तो इसका ऑल्टीट्यूड जो है ये इधर से धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड पर है। ठीक है, वेरी जेंटल ग्रेडियंट ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ग्रेडियंट भी इसका काफी कम है। डिटैच्ड हिलॉक्स लाइक टीलास आर स्कैटर्ड अक्रॉस द प्लेन। छोटे छोटे टीलास, वी कैन नॉट से द माउंटेन, पहाड़ नहीं कह सकते, छोटे छोटे टीलास जैसे टीलास कहा जाता है। टीलास आर कंपोज्ड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द टिपम सीरीज। छोटे छोटे टीला हम कह सकते हैं, असम जो हमें टीला बुल आमी देखा पाम जाते। এতিয়া এই बाराक प्लेन और माजर इंपोर्टेंट रिवर, इस बाराक प्लेन के बीच में से एक इंपोर्टेंट रिवर बहता है, दैट इज द बाराक रिवर। ठीक है, बाराक रिवर जो कहां ओरिजिनेट होता है, सोर्स कहां है? व्हिच ओरिजिनेट्स इन द लियाईकुलेन विलेज ऑफ मणिपुर। तो द बाराक रिवर इज द मेन रिवर ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, यहां पर ये गलत हो गया, इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है ये यहां पर होना चाहिए था, इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। इसका सोर्स कहां है? लियाईकुलेन विलेज इन मणिपुर, मणिपुर में ओरिजिनेट होता है, और इसका टोटल लेंथ है कितना? 900 किलोमीटर। इसका अगर सब बेसिन देखे तो कहां का पानी इसके अंदर आता है अगर बात करें तो इंडिया, बांग्लादेश या फिर म्यांमार का पानी भी ये अपने अंदर समा लेता है। टोटल ड्रेनेज एरिया इन इंडिया इज द 41,723 स्क्वायर किलोमीटर, अकाउंट्स फॉर 1.3% ऑफ द इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 1.3% एरिया का पानी ये अपने अंदर ले लेता है। इसके कुछ इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी के नाम याद रखना है आपको, दैट इज नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज। बाराक रिवर का नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या क्या है? नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे कि जीरी, लाबाक, मधुरा, दालू, जातिंगा, लारंग, दीज आर द
इंपॉर्टेंट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ बाराक रिवर, और कुछ साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे कि सोनाई, कथक्कल, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगाई. These are some important south bank tributaries of the Barak river. Due to low gradient, rivers form meanders and oxbow lakes, especially in the Dhaleshwari and Sonai river. तो ये क्या करता है, इसका ग्रेडियंट काफी कम होने के कारण ये काफी ज्यादा मियंडर करता है, और यहाँ पर जब ये रिवर मियंडर कर रहा होता है ना, तो ये क्या, ये ऐसी जगहों पर ऑक्सबो लेक्स बना सकता है, ज्यादातर बनाता है. कौन सी जगह पर, धलेश्वरी या सोनाई रिवर के सामने, यानी कि साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज के सामने. फुटहिल मार्जिन्स आर मार्क्ड बाय द स्टीप स्लोप्स एंड हिलॉक्स. तो ये रिवर के जो फुटहिल है वहां पर काफी स्टीप स्लोप्स हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये काफी छोटा सा प्लेन है और चारों तरफ से हिल्स से भरा हुआ है. तो हमें बाराक प्लेन में हमें काफी ज्यादा फ्लड्स दिखाई देता है. ठीक है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ, ऊपर भी हिल है, ईस्ट में भी और साउथ में भी, बस वेस्ट की तरफ हिल नहीं है. तो सारा का सारा पहाड़ का पानी यहीं पर उतर के आता है. तो मॉनसून के दौरान यहाँ पर भी फ्लड जैसे सिनेरियो हमें दिखाई देता है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर में है. और है ना, क्यों ये क्या करता है कि ये भी अपने साथ कई सारा सिल्ट लेके आता है, जिसके कारण यहाँ पर भी एक तरीके का फ्लड प्लेन बन जाता है. सिल्ट डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पर भी एक तरीके का सॉइल बनता है, दैट इज द एलुवियल सॉइल. और हमें बाराक वैली में भी हमें एलुवियल सॉइल मिल जाता है. इसका फिजियोग्राफी या सॉइल अगर बात करें तो इसको हम दो रीजन में भाग कर सकते हैं. कुछ एरिया हिली रीजन है, लेकिन ज्यादातर क्या है यहाँ पर ये वैली में प्लेन रीजन है. एंड प्लेन रीजन जहां पर जो हिल में तो लोग कम रहते हैं, प्लेन में ज्यादातर लोग रहते हैं. डेंसली पॉपुलेटेड एंड एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड. पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बाराक का प्लेन में ही रहते हैं, और कल्टीवेशन भी वहीं पर करते हैं, खेती बाती भी वहीं पर करते हैं. प्रीडोमिनेंट सॉइल्स, तो लेटेराइटिक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, रेड लोमी और येलो सॉइल. एंड ऑल्सो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, यहां पर लिखा नहीं गया है, एलुवियल सॉइल हमें यहां पर मिल जाता है. ठीक है, टोटल कल्चरेबल एरिया कितना है ये बाराक वैली में, तो 0.893 मिलियन हेक्टर, which is accounts for 0.5% of the India's total culturable area. तो ब्रह्मपुत्र का टोटल कल्चरेबल एरिया और बाराक वैली का टोटल कल्चरेबल एरिया दोनों याद रखना है. ठीक है, जो हमने यहां पर चर्चा किया है आज. तो ड्रेनेज एरिया अगर देखें, ब्रह्मपुत्र और बाराक दोनों का ड्रेनेज एरिया, बाराक का हम लोग ब्रह्मपुत्र का देख लिया था, तो बाराक का ड्रेनेज एरिया अगर अलग अलग स्टेट से देखें, मेघालय का 10,650 स्क्वायर किलोमीटर, मणिपुर का 9,000, मिजोरम का 8,000, आसाम का 7,000, त्रिपुरा का 4,000 एंड नागालैंड का 728 स्क्वायर किलोमीटर पानी. ये इतना एरिया का पानी अपने अंदर समा लेता है बाराक रिवर. ठीक है, अब हम लोगों ने दो फिजियोग्राफिक डिवीजन पर चर्चा किया, ब्रह्मपुत्र वैली और बाराक वैली. अब तीसरा डिवीजन के बारे में चर्चा करें तो तीसरा डिवीजन कौन सा, द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम. आसाम के हिल डिस्ट्रिक्ट्स, और आसाम के हिल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देखें तो दो हिल डिस्ट्रिक्ट मिलता है हमें. क्या क्या, एक तो कार्बी आंगलोंग हिल डिस्ट्रिक्ट और दूसरा नॉर्थ कासार, जो हम कहते हैं कासार हिल डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्बी आंगलोंग या कार्बी प्लेचूस पर. ठीक है, कहां है, यहां पर ऐसे ये कार्बी प्लेचूस, और यहां पर मिलेगा नॉर्थ कासार. पहले बात करते हैं कार्बी प्लेचूस पर. तो द नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ द मेघालय प्लेचू, ये कार्बी प्लेचू क्या है, ये यहां पर आपको मिलेगा क्या, मेघालय प्लेचू. इसी का एक्सटेंशन हम कह सकते हैं. ठीक है, विच इज एन ओल्ड गोंडवाना लैंड. मेघालय प्लेचू किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है. ठीक है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है मेघालय प्लेचू, और इसी का एक्सटेंशन पोर्शन है ये कार्बी प्लेचू, ऐसे कहा जाता है. which is divided into the सेंट्रल कार्बी प्लेचू एंड हमरेन प्लेचू. दो भाग में डिवाइड किया जाता है कार्बी प्लेचू को. कौन सा, ये हो गया हमरेन प्लेचू और ये हो गया सेंट्रल कार्बी प्लेचू. ठीक है, जिसका एरिया यहां पर लिख दिया गया है 7,400 स्क्वायर किलोमीटर सेंट्रल कार्बी प्लेचू, और हमरेन प्लेचू 3,000 स्क्वायर किलोमीटर. सेपरेटेड मेनली बाय द इरोजन ऑफ द कपिली रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. इसके बीच में से एक इंपॉर्टेंट रिवर बहता है, दैट इज द
कपिली रिवर। ठीक है, प्लेचू स्लोप आउटवर्ड्स इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन, इसके स्लोप चारों तरफ से निकले हुए हैं, क्रिएटिंग अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हियर। अब सेंट्रल कार्बी प्लेचू को देखते हैं सबसे पहले तो, कि लगभग एक क्या है, एक गुआवा शेप्ड प्लेचू बॉर्डर्ड बाय द धनसिरी एंड कपिली प्लेन, है ना। एक तरफ कपिली प्लेन मिलेगा, एक तरफ धनसिरी प्लेन मिलेगा इसका सेंट्रल कार्बी प्लेचू का, जिसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, नाम याद रखना है, सेंट्रल कार्बी प्लेचू का हाईएस्ट पीक है दम्बुक्सो, कितना है 1363 मीटर, एंड दूसरा है सिंहासन 1359 मीटर। ये दो हाईएस्ट पीक है सेंट्रल कार्बी प्लेचू के। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि वाटरफॉल्स एंड हॉट स्प्रिंग्स फ्रॉम द गर्म पानी टू चंपावती, यहां पर हमें वाटरफॉल्स वगैरह दिखाई देगा, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह, जैसे गर्म पानी है ना, आपने गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना भी होगा। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ द बरापानी शेयर फॉल्ट, एक फॉल्ट आपको दिखाई देगा यहां पर जिसका नाम है बरापानी शेयर फॉल्ट। कोल लाइमस्टोन डिपॉजिट्स इन द जमुना बेसिन, यहां पर कोल का या लाइमस्टोन का डिपॉजिट हमें दिखाई देगा। देन दबाका डिमापुर कॉरिडोर डिवाइड्स द प्लेचू इनटू नॉर्दर्न एंड द साउदर्न पार्ट। तो ये जो दबाका या डिमापुर कॉरिडोर है ये नॉर्दर्न या साउदर्न पार्ट में डिवाइड करता है कार्बी प्लेचू को। द पिडमॉन्ट टेरेस एंड डिन्यूटेड हिलॉक्स सपोर्ट द एक्सटेंसिव टी कल्टीवेशन, तो यहां पर ये जो प्लेचू है यहां पर एक्सटेंसिवली टी भी कल्टीवेट किया जाता है, जा सकता है। देन दूसरा बात करें हमरेन प्लेचू, जो कि मेघालय के साथ लगा हुआ है, हमरेन प्लेचू। द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनेक्टेड विद द जयंतिया हिल, इसका साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है यहां पर आप देखो मैप में आपको दिखाई देगा, है ना, जयंतिया हिल के साथ ये कनेक्टेड है। ड्रेन बाय द उमियन या फिर कार्बी आंगलोंग, कार्बी लंगपी या अमरी रिवर, ये इसके तीन इंपॉर्टेंट रिवर, यहाँ के पानी तीन इंपॉर्टेंट रिवर से बाहर निकलते हैं, ये उमियम, कार्बी लंगपिंग एंड द अमरी रिवर, कैरेक्टराइज्ड बाय नैरो वैलीज एंड जेंटल हिल स्लोप्स एंड सुटेबल फॉर द वेट कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड द हिल क्रॉप्स। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है अबाउट द कार्बी प्लेचू। ठीक, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अबाउट द टेरिटोरी या टर्शियरी फोल्डेड हिल्स ऑफ द नॉर्थ कसर, नॉर्थ कसर के कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स। सो कंसिडर्ड एज द साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, है ना, जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन माना जाता है इसको। ठीक, फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द पटकाई पूर्वांचल हिल सिस्टम, ये पटकाई हिल या पूर्वांचल हिल सिस्टम का ही पार्ट माना जाता है इसको, जिसका हाईएस्ट हिल रेंज कौन सा है, इसका जो हिल रेंज है जिसका नाम है बोराइल रेंज, जो कि असम का हाईएस्ट हिल रेंज माना जाता है। तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि असम का हाईएस्ट हिल रेंज कौन सा है, बोराइल रेंज, ठीक है, बोराइल रेंज कहते हैं। और इसका हाईएस्ट पीक, असम का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो यहां पर लिख दिया गया है द हाईएस्ट पीक, जो कि इसी बोराइल रेंज में आता है। क्या नाम है इसका, लाइके पीक, जिसका ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है, 1959 मीटर अबव द सी लेवल, लाइके पीक। ठीक, लोकेटेड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ द प्री कैम्ब्रियन कार्बी प्लेचू, कार्बी प्लेचू का ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये पाया जाता है। द माउंटेन बेल्ट्स वेस्टवर्ड फ्रॉम द लोहित नोट इनटू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पर चर्चा करें तो दिस कंसिस्ट ऑफ हाई पैरेलल हिल रेंजेस विद द वैली बिटवीन देम, इसमें पैरेलल हिल रेंजेस दिखाई देगा बहुत लंबे लंबे, और बीच में वैली एरिया, ऐसे पैरेलल हिल है और बीच में वैली एरिया हमें दिखाई देता है। सम रेंजेस शो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट अलाइनमेंट, कुछ नॉर्थ ईस्ट और कुछ साउथ ईस्ट अलाइनमेंट ऐसे दिखाई देता है हमें यहाँ पर ना। रीजन एक्सपीरियंसेस इंटेंस वेदरिंग एंड इरोजन ड्यू टू द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो हमें यहाँ पर गर्मी और ह्यूमिड बारिश दोनों तरीके का क्लाइमेट दिखाई देता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है ना, अलग अलग तरीके का वेदर, इंटेंस वेदरिंग सिस्टम हमें दिखाई देता है, या फिर यहाँ पर इरोजन भी काफी ज्यादा होता है। These are characterized by the deep valleys, gorges and the steep slopes। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स अगर बात करें तो धनसिरी या फिर दयांग are two important rivers of the North Kasar Hills। Geologically, this is younger than the
कार्बी प्लेचू से ये यंगर है। क्यों यंगर है? आप ऐसे देखो, हमने क्या कहा था, कार्बी प्लेचू जो है वो किसका हिस्सा है ना? ये जो कार्बी प्लेचू है, चाहे हमरेन हो या चाहे सेंट्रल, दीज आर द पार्ट ऑफ दिस मेघालयन प्लेचू का ही एक्सटेंडेड पोर्शन हमने कहा था। और मेघालय प्लेचू जो है किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि दुनिया का ही सबसे पुराना हिल या माउंटेन कहा जा सकता है, या हिल या पत्थर कहा जा सकता है। तो दुनिया का सबसे पुराना पत्थर का ही एक्सटेंडेड पोर्शन है। और ये किसका हिस्सा? हमने कहा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का। तो ऑब्वियसली हिमालयस आर द यंगेस्ट माउंटेन। तो ये जो नॉर्थ कसर हिल है, दिस इज यंगर देन द कार्बी प्लेचू। आपको स्टेटमेंट बना के फंसा सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है, कि कार्बी प्लेचू इज यंगर देन द नॉर्थ कसर हिल। तो देखिए, गलत मत करना आप लोग। फॉर्म्स अ रग्ड फोल्डेड माउंटेन रीजन इन द साउथ वेस्टर्न असम। सो हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पर चर्चा किया कल और आज के क्लास में, ठीक है, जहां पर हमने असम के 3 इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी पर हमने चर्चा किया और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मुझे जो भी देना था आपको मैंने यहां पर बता दिया। नेक्स्ट हमें चर्चा करना है अबाउट द सॉइल्स ऑफ असम, ठीक है। लेकिन हम सॉइल्स ऑफ असम को कल के क्लास में चर्चा करेंगे। तो अभी तक किसी भी तरीके का, गुड इवनिंग सर, नमस्ते कुंजन सर, नमस्ते जी, कपिल बानिक जी, शर्मा जी, गुड इवनिंग। ओके, तो आज का क्लास को हम और ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। नया टॉपिक को हम कल के क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके का दिक्कत होता है तो प्लीज लेट अस नो, वी विल डिस्कस अगेन ऑन दिस टॉपिक्स। सो आज अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम अगले सेगमेंट में। थैंक यू।